नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने YouTube चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं बायोलॉजी पार्ट 5th लेकर, जिसमें अपन जो 1000 MCQ सीरीज पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 5th आज पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपके वही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को वॉच कीजिएगा और तभी आप अपने आप को जान पाएंगे कि मैंने आपके लिए क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है। और इस प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल से उसके बारे में जानेंगे, उनके ऑप्शंस के बारे में भी अपन अच्छे से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो वीडियो को, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा, साथ में विद बेल आइकन बटन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज अपन ज़्यादा बात नहीं करते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है। कहने का मतलब जो मेटाबॉलिक रेट होती है उसके बारे में पूछा गया है कि मेटाबॉलिक रेट सर्वाधिक किसमें होती है। ऑप्शन ए चूहों में, बी मनुष्य में, सी हाथी में और डी बंदर में। तो आपको बताना है कि जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो सर्वाधिक किसके अंदर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चूहों के अंदर। जो रैट्स होते हैं उनके अंदर सबसे अधिक मात्रा में मेटाबॉलिक रेट या उपापचय दर पाई जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। तो इससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि एटीपी एडीपी क्या चीज़ होती है। तो डिफरेंट जो एटीपी होता है इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी विद्युत। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, के राइट आंसर को जानिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा, यानी कि एनर्जी होती है। जब भी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तन होता है तो उस समय इसके अंतर्गत होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है, यानी कि एनर्जी उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विकास होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय के परिणाम स्वरूप, कहने का मतलब जो मोटा मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। ऑप्शन ए पायरुविक अम्ल, बी एटीपी, सी एडीपी और डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एटीपी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है कि उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में रखी जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में रखी जाती है। ओके, तो अब अपन इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं कि जो उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो एटीपी होती है उसके उस स्वरूप ऊर्जा को किस में रूपा जाता है, एटीपी के रूप में रखा जाता है। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा का नोट कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। किसको? एटीपी को कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एनर्जी मुद्रा कहा जाता है। जब एटीपी से एक फॉस्फेट का अणु हटता है, ध्यान से सुना फिर, जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट का अणु हटता है तब एडीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के निर्माण होता है। क्योंकि जब एक फॉस्फेट का अणु बाहर निकल जाएगा तो उसके अंदर कितने अणु बचेंगे? 2 बचेंगे और वो किसका निर्माण करते हैं? डाई का निर्माण करते हैं। इसीलिए जब एडीपी का परिवर्तन होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ओके, जब श्वसन की बात करें, अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा O2 की, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। तो आपने जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पढ़ी होगी उसके अंतर्गत जब ग्लूकोज के 2 अणु टूटते हैं, कहने का मतलब जब ग्लूकोज के एक अणु टूटता है उस समय जो पायरुविक एसिड होता है उसके 2 अणु का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, तो श्वसन क्रिया के दौरान जब ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है।
ओके फ्रेंड, कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कितने अणु का निर्माण होता है? 2 पायरुविक अणुओं का निर्माण होता है। तो किसे कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया? कि जब श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसके 4 अणुओं का निर्माण होता है। तो जिसमें 2 एटीपी तो क्या होते हैं? खर्च हो जाते हैं और 2 एटीपी शेष रह जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए आवश्यक एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉरी फ्रेंड, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि, तो आपको बताना कि शरीर के लिए एंजाइम की क्यों आवश्यकता होती है, एंजाइम में से क्या इसमें सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ऑप्शन ए है शरीर का रचनात्मक भाग है, बी ऊर्जा प्रदान करते हैं, सी जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं और डी तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। कि तो एंजाइम होते हैं हमारे शरीर के लिए जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इनकी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, तो जो शरीर के लिए बहुत एंजाइम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। तो जीवों के रचनात्मक व जो क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कहने का मतलब जो जंतु होती है उनकी फंक्शनल एवं जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, तो जो कार्ब, इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो इसमें पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ओके, तो जो प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन के लिए ये किसका कार्य करते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं। ओके, जो प्रोटीन को किस रूप में कहते हैं? प्रोटीन को नाम जाना जाता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इसको जाना जाता है कि शरीर के लिए क्या करता है? वो एक बॉडी बिल्डर का कार्य करता है। कौन? प्रोटीन होता है। ओके, इसी बात दो तंत्रिका क्रिया होती है, उस क्रिया के दौरान जो तंत्रिक क्रियाओं पर नियंत्रण और मेरुरज्जु को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कार्य करता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल अपघटन में ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। आपको बताना है कि जब ग्लूकोज का जल और CO2 के साथ पूर्ण अपघटन होता है तो ATP के कितने अणु का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 12 है, सी 36 और डी 38। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 38 अणु का निर्माण होता है। कहने मतलब जब ग्लूकोज के जल व CO2 के साथ में पूर्ण रूप से अपघटन होता है उस समय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 अणुओं का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है, यानी कि आपको यूनिट बतानी है, किसकी? प्रोटीन की यूनिट बतानी है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी अमीनो एसिड और डी न्यूक्लियोटाइड। तो प्रोटीन की जो इकाई होती है वो होती है फ्रेंड अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन ग्लूकोज में, बी ग्लूकोज फ्रक्टोज में, डी सी मांडू ग्लूकोज में और डी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में। तो आपको बताना है जो ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज बनता है उसका किसके अंतर्गत रूपांतरण होता है, किसमें परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कहने ग्लूकोज के एक अणु टूटता है तो पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। आपको बताना है कि कोसा के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी राइबोसोम और डी केंद्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम होता है वो हमेशा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में काम आते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और इसीलिए कोसा के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है।
ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कोशिकीय श्वसन में कहने का मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। ओके। और यह एटीपी को किसमें, एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करने का कार्य कहने का मतलब विपरीत डायरेक्शन करता है। एटीपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, एडीपी के अंदर, और एडीपी को किसमें चेंज कर देता है, एटीपी के अंदर बदल देता है। ओके। बात करें केंद्र की, तो केंद्र की खोज की थी 1931 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इसे ब्रेन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। कहने का कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको, केंद्र को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है। ओके। कोशिका, और इसकी बात करें, कार्य की बात करें तो कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस और डी 62 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। ओके। तो शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किसके रूप में, वसा में संचित होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किसकी प्रेजेंटशिप होती है, किसके रूप में ऊर्जा संचित होती है, तो वसा में होती है। ओके। 1 ग्राम अगर वसा की बात करें तो अगर 1 ग्राम वसा अगर टूटती है, ठीक है, तो उससे 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, अगर 1 ग्राम वसा टूटती है तो उससे 9.1 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। ओके। और प्रोटीन से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर 1 ग्राम प्रोटीन टूटती है तो 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर वसा 1 ग्राम टूटती है तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और अगर 1 ग्राम प्रोटीन टूटता है तो उससे कितनी मिलेगी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? ओके। ऑप्शन ए प्रोटीन के रूप में, बी ग्लाइकोजन के रूप में, सी विटामिन के रूप में और डी वसा के रूप में। तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वसा के रूप में। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा वसा होती है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है, वसा के अंदर संचित होती है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, यानी कि किसके रूप में संचित करता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलीय अपघटन हाइड्रोलाइसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए ऊष्मा के रूप में, बी गतिज ऊर्जा के रूप में, सी प्रकाश ऊर्जा में और डी विभव ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊष्मा के रूप में, यानी कि जलीय अपघटन में ऊर्जा होती है वो हमेशा किसके रूप में मुक्त होती है, ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के विघटन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, बी एनाबॉलिज्म, सी कैटाबॉलिज्म और डी कैनिबालिज्म, यानी कि नर भक्षिता। तो कार्बनिक यौगिक के विघटन से ऊर्जा का विखंडन के दौरान उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपचय, यानी कि कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म की बात करें तो अपचय के दौरान कार्बनिक यौगिक के विघटन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन अगर कैटाबॉलिज्म की अपन बात करें तो कैटाबॉलिज्म यानी कि
कैटाबोलिज्म में कि इसके अंतर्गत जो पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है। किसके रूप में? इनको आपस में इनको टुकड़ों में तोड़कर, इन पोषक तत्वों को तोड़ करके उनको सरल या विलेय पदार्थ के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और यह क्रिया ये क्या होती है? ये डिस्ट्रक्टिव फेज होती है। कौन सी फेज होती है? डिस्ट्रक्टिव फेज इसको कहा जाता है। ओके, बात करें उपापचय की, मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ओके, उपापचय की बात करें, यानी कि एनाबॉलिज्म की अपन बात करते हैं, तो एनाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्व के स्वांगीकरण, कहने का मतलब उनकी एसिमिलेशन, जो एसिमिलेशन की जो क्रिया होती है और उसके उत्तकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं। और यह क्रिया ये कौन सा फेज होता है? ये कॉन्ट्रैक्टिव फेज होता है। कौन सा फेज होता है? कंस्ट्रक्टिव फेज। अब डिस्ट्रक्टिव फेज तो कौन सा हो गया? जिसमें कैटाबॉलिज्म के दौरान इसको सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देता है, वो तो फेज कौन सी है? डिस्ट्रक्टिव फेज है। ओके, और कंस्ट्रक्टिव फेज कौन सी हो गई? कि इसके अंतर्गत जो पोषक तत्वों के स्वांगीकरण के और इसमें उसके उत्तकों का निर्माण करने की क्रिया, जो उत्तकों का निर्माण होता है, टिश्यूज का निर्माण होता है, वो क्रिया कौन सी हो गई? कंस्ट्रक्टिव फेज होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया किस स्थिति की रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी और अब डी ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो आपको बताना है कि जो बच्चों के अंतर्गत जो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी होता है, ये हमें प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ओके, तो विटामिन डी की अगर हमारे बच्चों के शरीर में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उनमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6 और ऑप्शन डी विटामिन B12 है। तो आपको बताना है कि जो विटामिन कोबाल्ट धातु के अंतर्गत किस विटामिन में कमी होती है, कौन सी विटामिन में होती है? तो ये पाई जाती है हमेशा विटामिन B12 के अंतर्गत। जो कोबाल्ट होता है वो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन, अंडा आदि में देखने को मिलता है। इसकी कमी से त्वचा फटने लग जाती है, जीभ कट जाती है, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और मुंह में छाले हो जाते हैं। ओके, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि त्वचा का फटना, मुंह में छाले होना, जीभ का फटना, जीभ का कटना या बालों का झड़ना। बात करें विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। ये प्रचुर मात्रा में हमारी जो यकृत और हमारा जो लीवर पार्ट होता है शरीर का, आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंकुरित अनाज इत्यादि के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, इसकी कमी से मस्तिष्क ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता है और शरीर का भार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण यानी कि बाइल का निर्माण होता है। ऑप्शन ए रक्त में, बी यकृत में, सी गाल ब्लेडर में और डी कोलिसिस्टोकाइनिन में। तो आपको बताना है कि जो बाइल का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर के अंतर्गत यानी कि यकृत में बाइल का निर्माण होता है। तो पित्त यकृत में निर्माण होता है और जबकि जमा कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में होता है। यानी कि जो यकृत के पास में जो गाल ब्लैडर पाया जाता है उसमें तो इसका जमाव होता है, जबकि निर्माण कहाँ होता है? लीवर के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी है, कहने का आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। ए निकोटिनिक एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी कैल्सीफेरोल और डी टोकोफिरोल। तो विटामिन सी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके, तो विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके, तो विटामिन सी विटामिन ए है, विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। ए गाजर, बी शहद, सी
सेब और डी खट्टे फल। तो आपको बताना है कि विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में इसमें कौन सा ऐसा जो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाजर, इसको डेकस कैरोटा के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है डेकस कैरोटा। ओके, तो अगर शहद की बात करें तो शहद में प्रचुर मात्रा में फ्रक्टोज पाया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। ओके, क्या पाया जाता है इसमें? फ्रक्टोज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मीठा होता है। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों में पाया जाता है। ओके, जैसे संतरा, सेब, सेब का नाम आया, ये आंवला वगैरह, इमली, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ए इरेप्सिन द्वारा, बी स्ट्रिएप्सिन द्वारा, सी पेप्सिन द्वारा और डी एमाइलोप्सिन द्वारा। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किनके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? एमाइलोप्सिन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो एमाइलोप्सिन जो है ना, जिसको एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्रावित होता है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ओके, इरेप्सिन की बात करें तो इरेप्सिन होता है हमारी छोटी आंत से स्रावित होता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पॉलीपेप्टाइड्स में, प्रोटीन को तो किस में? पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में, और प्रोटीन को, उसको पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। ओके, कौन? इरेप्सिन, जो किसके द्वारा? छोटी आंत में स्रावित होता है, तब प्रोटीन को तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है और पॉलीपेप्टाइड को किसके अंतर्गत? एमिनो एसिड के अंदर बदल देता है। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन पेप्सिन की, तो पेप्सिन होता है ये आमाशय द्वारा स्रावित होता है, जो हमारा स्टोमक पार्ट होता है उसके द्वारा स्रावित होता है और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। बाकी इरेप्सिन तो क्या करता है? छोटी आंत द्वारा स्रावित होता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जबकि पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरगोश में दांत होते हैं ए होमोडोंट, बी एकोडोंट, सी ठीकोडोंट और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड, जो खरगोश होता है, खर्रा होता है, जो उसके अंदर के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठीकोडोंट होते हैं। जो खरगोश होता है, खरगोश में ठीकोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी आपके फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इससे इतना सा होगा आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे, मेरा भी एक छोटा सा जो मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, या आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य पिन करिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर भी वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, साथ में विद बेल आइकन बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जितने वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नेक्स्ट पार्ट को देख सकें, अपने जीवन में को गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।